क्या हमने सिर्फ एक एडुकेटी नाम के वेंडर को काम ऐसे ही दे दिया? क्या मतलब हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? हमारे पास नहीं है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीएससी का एग्जाम होता है, वहाँ पे सरकार बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कहाँ पे सेंटर होना चाहिए कहाँ नहीं, वहाँ पे सेंटर नहीं रख सकते, लीक हो सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखती है। बट जो ये आयोग वाले एग्जाम है, ये तो पूरी तरीके से कारोबार हो चुका है। ये एसएससी का ट्रायल चल रहा है। मैंने सरकार से एक टेंडर 25 करोड़ में लिया, एक कंपनी को 22 करोड़ में लिया, 22 वाली ने दूसरी को 20 में दे दिया, 20 वाली ने तीसरी को 18 में दे दिया। ये एक चेन बना दी, और जब इस सिस्टम में खामियां निकल के आएंगी तो हम एक दूसरे पे आरोप कर रहे होंगे। एक नकल विरोधी कानून आया, देश की संसद से पास भी हुआ। नहीं, जो सरगना पकड़ा गया नीट के मामले में, आपने देखा होगा ट्विटर पे ये बड़ी खबर वायरल थी कि 90 दिन में सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई, इसलिए उसे जमानत मिली। आज जेल कल बेल, परसों से वही खेल। थोड़ा बहुत जुर्माना है, और पेपर कितने के बेचे होंगे। पहले भी जिन लोगों को हमने पूर्ण बहुमत से जिताया तो उन्होंने तानाशाही दिखाई है, बसों में भरना स्टार्ट किया, लाठीचार्ज करना स्टार्ट किया। आप शाहरुख खान के फैन हो सकते हैं, आप अमिताभ बच्चन के फैन हो सकते हैं, लेकिन जो लोग देश चला रहे हैं आप उनके फैन नहीं हो सकते। क्योंकि जब आपने विपक्ष के नेताओं से समर्थन मांगना शुरू किया तो फिर आपके कुछ ये ट्वीट चलने लगे कि आपने जो है राहुल गांधी पे सवाल पूछा, उनसे सवाल पूछा कि विपक्ष क्यों नहीं है यहाँ पे। अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है किसी भी लोकतंत्र में, और ये विपक्ष सिर्फ एक राहुल गांधी नहीं है। सब सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आपने हमें ग्रेजुएट बना दिया और हमें कुछ नहीं आता। आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी? देश के मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? ट्वीट में हैप्पी बर्थडे हो रहा है, सिवाय इसके और क्या हो रहा है? लेकिन जब आप गलत सवाल पूछते हो तो आपकी भी तो जवाबदेही बननी चाहिए। आपसे पूछो, आप कहते हैं कि हम वर्जिन पेपर बना रहे हैं, कोई इसे नहीं देख सकता है। वर्जिन पेपर क्या होता है? वर्जिन पेपर का मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा पेपर बनने के बाद ऑडिट नहीं होता। उस पे इनका कहना है कि पेपर आ गया होगा, बच्चे को लगा होगा ये तो पेपर में आ गया है, ये नहीं पूछा जाएगा। हमने वही पूछ के सरप्राइज कर दिया। क्यों वर्दी क्यों छोड़ दी थी आपने, जो सबसे बड़ा सवाल। वहाँ पे मुझे अपनी छुट्टी अप्रूवल करने के लिए टीए टैक्स असिस्टेंट मुझे कह रहा है कि आप 1500 रुपये देंगे तो आपकी छुट्टी आज ही अप्रूवल हो जाएगी। पहले देखते थे कि फिजिकल प्रोटेस्ट होते थे यूपीएससी के सामने, एसएससी के सामने, या कहीं भी जो भी व्यक्ति है फिजिकल प्रोटेस्ट करते थे। अभी प्रोटेस्ट भी डिजिटल होने लगे हैं, हैशटैग चलते हैं, कैंपेन चलता है। जैसे उनको लगता है कुछ मुहिम चल रही है, ब्लॉक कर दो इस टैग को या इस ट्रेंड को ब्लॉक कर दो। उनको नहीं पता चलता, वो पता ही नहीं लगाना चाहते। डीओपीटी मिनिस्टर साहब को ये पता चला हो कि भाई बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, चेयरमैन साहब क्या एसएससी में कुछ गलत हो रहा है, मुझे अभी रिपोर्ट दीजिए। कि ये आरोप लगता है कि प्रोटेस्ट स्पॉन्सर करते हैं कोचिंग वाले लोग। बिना स्पॉन्सर्ड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस देश में क्या हो रहा है? आप किसी एग्जाम के लिए सालों साल मेहनत करें, अपने लक्ष्य बनाकर दिन रात उसी को पाने के लिए मेहनत करते रहें, और फिर वो दिन आए जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएं और आपको पता चले कि आपका माउस नहीं काम कर रहा है, आपका इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, नीचे डीजे बज रहा है, तो आपके पास उस समय आपकी मनोस्थिति क्या होगी? आप सोचिए कि जब आपको 60 मिनट में 100 सवाल हल करने हो और उसमें आपका जो समय है वो इस बात में जाए कि कैसे मैं जो है माउस अपना ठीक करा लूँ, कैसे यहाँ पर जो अव्यवस्था है उससे निपट लूँ, तो सोचिए कि उस बच्चे के मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा होगा। पूरे देश ने ये दृश्य देखा, ये काल्पनिक नहीं है। जब एसएससी का एग्जाम शुरू हुआ और ऐसे ऐसे जगह पर सेंटर चला गया जहां पर न तो कायदे से इंटरनेट था, न ही प्रॉपर सिस्टम था। उसके बाद हुआ ये कि 31 जुलाई 2025 को देश भर के शिक्षक जिनको आप अपने स्क्रीन पर देखते हैं पढ़ाते हुए, अनेक मुद्दे पर बोलते हुए, वो सब दिल्ली में इकट्ठा हुए और उन्होंने एसएससी से जवाब मांगना शुरू किया कि आखिर ये सारी दिक्कतें क्यों हुई। और फिर पता है क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय था। इन शिक्षकों को घसीटा गया, बसों में भरकर सैकड़ों किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, किसी को तो दिन भर टहलाया गया पूरी दिल्ली में। और फिर उसके बाद एसएससी के चेयरमैन आते हैं और कहते हैं कि ये तो पहली बार है, हो गया था। सवाल है जवाबदेही का, सवाल है कि जो बच्चे उम्मीद लगाकर एसएससी के पास गए थे उनका क्या होगा। सवाल है अवसर की समानता का, कि जो भी बच्चा एसएससी को प्रॉपर फॉर्म भरकर सारे तरीके, सब कुछ सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम देने गया था, उसको आखिर अवसर की समानता क्यों नहीं मिली? क्या हुआ उसके उस संविधान के अधिकार का? इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आज यहाँ पर अभिनय सर आए हुए हैं। आपने इनको देखा होगा उस प्रोटेस्ट के दौरान जब
पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि आपने वर्दी क्यों उतार दी। काफ़ी रील वायरल हुआ था। इसके अलावा भी एसएससी के जो छात्र हैं उनके मुद्दे पर अभिनय सर हमेशा मुखर रहते हैं, बोलते रहते हैं। केवल बोलते नहीं, सड़क पर भी उतरे और लगातार ये डीओपीटी के साथ, मंत्री के साथ, एसएससी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, छात्रों को समझा रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, देश भर के शिक्षकों को एकजुट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये सब, क्यों कर रहे हैं, क्यों ये करना जरूरी है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे अभिनय सर के साथ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू गौरव। और मुझे आई थिंक याद है अभी जब हमने इससे पहले भी कई सारे ट्विटर पे या डिजिटल मुहिम चलाई हैं बेरोजगारी या फिर एसएससी या फिर रेलवे के ख़राब सिस्टम के खिलाफ, तब हमने एक शो आपके साथ किया था। तो आप बेहतर जानते हैं कि आज से 7 साल पहले की बात है, तब से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो बात सिर्फ एक एसएससी की नहीं है, पूरा एग्ज़ाम सिस्टम ख़राब हो गया है और बच्चों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे बार बार माफ़ करने से ये सिस्टम ख़राब हुआ है। हमारे डर, हमारी खामोशी ने इस सिस्टम को ख़राब किया है। तो ये एक दिन में ठीक नहीं होगा। इसी तरीके की मुहिम अगर लगातार चलेंगी, जब भी कुछ ख़राब होगा फिर आवाज़ उठेगी, जब भी कुछ ख़राब होगा फिर उस पर बात की जाएगी, तो धीरे धीरे करके जो इस सिस्टम की दीमक है उसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक ही बार में उठेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे, या मैं एक ही बार में उठूंगा और सब कुछ ठीक कर लूँगा, तो आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जहाँ डीओपीटी मिनिस्टर साहब ये कह सकते हैं कि 1 अगस्त वाली डेट को 1 जनवरी से नहीं किया जा सकता, उस स्तर पे पहुंच के, और आप मुझे ये सोचते हैं जहां मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है सिवाय आपकी आवाज़ को बुलंद करने की, कि मैं सिस्टम में जाऊंगा और तुरंत सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने जब पहला वीडियो जारी किया था तो उसमें मैंने यही कहा था कि एग्ज़ाम सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है, इसके अंदर बहुत खामियाँ हैं कि आप गलत सवाल पूछ के उनसे पैसे लेते हो बच्चों से, वो पैसा कमाने का आपका धंधा चल रहा है। तो ऐसी तमाम समस्याएँ थी जिनको लेकर के मेरा था कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे, और ये पहली वीडियो जारी करने के लगभग 7 दिन बाद ही ये संभव हो सका। तो जब भी आप कुछ सोचते हो कि पहली वीडियो में हमने ये सोचा कि हम डीओपीटी मिनिस्टर तक बातें पहुंचाएं, एक आश्वासन तो लें कि भाई आप क्या ठीक करने के मूड में हो या नहीं हो। अगर सामने वाला ये कह देता है कि जी हम 7 दिन में ये चीज़ें कर सकते हैं और बाकी चीज़ों में सुधार चलता रहेगा, तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि ठीक है, आपने जब इस सिस्टम को अब तक इतना देखा है तो और 7 दिन सही या और 10 दिन सही। तो क्या यही बातचीत हुई? 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे बात हुई कि एग्ज़ाम सिस्टम क्यों ख़राब है। देखिए, समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है एक डीओपीटी मिनिस्टर को, ये सब चीज़ें बताना हर छोटी चीज़ पे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, माउस काम नहीं कर रहा है, तो कि ये क्या सब्जेक्टिव मुद्दे हैं। उन तक ये चीज़ें पहुँचने, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। नहीं, देखिए, सरकार जो चाहती है उस तक वही चीज़ें पहुँचती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लगातार ऑनलाइन करेंगे और सब कुछ उन तक पहुंच जाएगा। जो वो सोचते हैं, जो उन तक पहुंचना होता है, वही पहुंच पाता है। वो तो इस आवाज़ में इतनी सच्चाई थी, हमारी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि हम स्टूडेंट हित के लिए लड़ रहे हैं, तो ये मुलाकात संभव भी हो पाई। बट इनडायरेक्टली ये भी रहा कि भाई आपको क्यों जवाबदेही दें, आप तो शिक्षक हैं, और कोई शिक्षक, आप सरकारी शिक्षक भी नहीं हैं, आप तो कोचिंग पढ़ाते हैं, आपका तो इसमें इंटरेस्ट निहित है, आप अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये आवाज़ उसके बावजूद भी सरकार से मिल पाना, मैं मानता हूँ बड़ी बात है। और बच्चों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आज चेयरमैन ने डायरेक्ट हमें कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, अब जबकि पहले बातें हुई हैं, बट अब उनका कहना है हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। क्यों करेंगे आप? मेरी आपके लिए कोई जवाबदेही नहीं है, मैं विद्यार्थियों से बात करूंगा। हाँ, तो बात करें, मतलब क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि कैसे? क्योंकि हमने देखा कि 55,000 ग्रीवांस चले गए उनके पास, लेकिन कोई उस तरीके से जवाब नहीं है। उनका कहना है कि 55,000 लोग इफेक्टिव हैं। ग्रीवांस हो सकता है ज़्यादा गए हों, कम गए हों, ये नहीं कहा जा सकता। बट इस पर डीओपीटी मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि भाई अगर टीचर्स और डेटा भी उसमें ऐड करते हैं तो आप वेरीफाई करके उन बच्चों का भी एग्ज़ाम कराइए। तो जितनी भी बातें थी, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ों पे बात हुई कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, इस बात की गारंटी कैसे मिल सकती है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है उनको आगे आने वाले 10, 15, 20 दिनों में ठीक किया जा सकता है, और नहीं किया जा सकता? कोई कैसे माने? मैं, जो आपकी ऑडियंस देख रही है, जो बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त हमने ये कहा कि ये चीज़ें ख़राब हैं और उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को ठीक कर देंगे, तब आप क्या कहेंगे सरकार से कि हम नहीं ठीक करेंगे, आप नहीं ठीक करेंगे, हमें पता है? बात तो आगे, या लड़ाई को तभी जारी रखा जा सकता है जब हम ये कह दें उनको। सवाल ये भी होता है ना कि क्या मतलब हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इतने लाख, बिल्कुल, मैं वही, स्टूडेंट्स का शायद हम इसीलिए फेल हो रहे हैं, हमारे पास नहीं है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत अगर आज मेक इन इंडिया की बात कर रहा है और मुझे कोई आके कहे, भारत सरकार का आदमी, कि आप हमने अपना आईफोन बना दिया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उस आईफोन को आप, जो बाहर से आईफोन आ रहे हो, प्रायोरिटी दे पाएंगे?
आज आप क्यों नहीं दे पा रहे जियो और एयरटेल से ऊपर BSNL को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे पा रहे? मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब आप ट्रस्ट कैसे कराएंगे? आप एक प्रोडक्ट पे सिर्फ इस आधार पे ट्रस्ट कर सकते हैं या उसको इसलिए अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये मेक इन इंडिया है और ये सरकारी प्रोडक्ट है या सरकार ने बनाया है? आज सबको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो सरकार बना रही है, नहीं, सरकार को वो क्रेडिबिलिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी। आज ओप्पो वो चीज़ नहीं कमा पाया जो आईफोन ने कमा लिया, सैमसंग ने कमा ली, बिल्कुल, या जो नोकिया ने कमा ली, तो वो आप नहीं कमा पाए ना, तो वो चीज़ आपको कमानी पड़ेगी। आप सिर्फ इस आधार पे सरकार अपने प्रोडक्टों को सेल नहीं कर सकती, अपनी सर्विसेज को सेल नहीं कर सकती कि ये सरकारी है, ये मेक इन इंडिया है। इस आधार पे चीज़ें नहीं बेची जा सकती और किसी भी मार्केट में नहीं बेची जा सकती। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। तो आज जो ये सिस्टम फेलियर है एसएससी का, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है कि इसमें कुछ चीज़ें सरकारी एजेंसियों को भी दे दी गई और वहाँ पे हम विफल रहे। आज हम ये सोचते हैं कि एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इंडिया का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा और वो उसको पीछे छोड़ देगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उस पर काम करना 40 साल पहले शुरू कर दिया था। समय लगेगा, मतलब समय लगेगा, तुरंत तो नहीं बदल सकते। लेकिन आप उस समय में अगर अपने प्रोडक्टों का ट्रायल करके भारत के उन युवाओं के सपनों को तो नहीं मार सकते ना। ये तो गलत होगा ना। ये एसएससी का ट्रायल चल रहा है, बेसिकली ट्रायल चल रहा है, सरकारी चीज़ों का ट्रायल चल रहा है, और उस ट्रायल में या इस ट्रायल फेज में कितने सारे बच्चों के सपने कुचल दिए जाएंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि उनकी तो उम्र निकल जाएगी। आप देखिए 2023-24 के एसएससी के बाद क्या हुआ कि आज उन बच्चों को एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है, भले ही उनके साथ गलत हो गया, उनके सपने खत्म हो गए। जब बातचीत हुई उनके साथ तो मतलब क्या ये सवाल नहीं आया कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास उतने सेंटर्स नहीं है जहां पर हम प्रॉपर ऑनलाइन एग्जाम करा साहब ने सके? कहा कि एडुकेटी अभी सेंटर्स अरेंज कर रही है, उतने सेंटर्स नहीं हैं। TCS ने बहुत सारे सेंटर पहले से एक्वायर किए हुए हैं। तो क्या हमने सिर्फ एक एडुकेटी नाम के वेंडर को काम ऐसे ही दे दिया? टेंडर तो आप तभी देते हो जब वो दिखाते हैं भाई हम ये करा सकते हैं, हमारे पास इतनी सरकार को आजकल आप देखते हो कि सरकारें PR कराती हैं। अब आप गए सरकार के पास, बोले मैं आपकी PR करूंगा, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना आपके पीछे की टीम क्या है, क्या आपके पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, या आपकी सिर्फ कंपनी का नाम PR है और उस आधार पे आपको PR करने का काम मिल जाएगा। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि मैं इतने सालों से इतने लोगों का काम किया, हमारे पास इतने लोगों की टीम है, मेरे पास इतने सेंटर्स हैं। ना कि कोई वेंडर फाइनल होने के बाद ये कहता है कि वो सेंटर्स अरेंज नहीं कर पा रहा है। तो ये वेंडर और सरकार और आयोग सबका फेलियर है। और कमाल की बात ये है कि हम वेंडर पे सवाल ज़रूर उठा रहे हैं, बट हमसे वेंडर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हमसे मेरा मतलब है बच्चों से। बच्चे जवाबदेही आयोग से ले सकते हैं, SSC से ले सकते हैं। ये नहीं कह सकते आपका वेंडर खराब है। SSC कहेगा कि पीछे कौन काम कर रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है कि आज बच्चों को वेंडर पे सवाल उठाने पड़ रहे हैं। लोग आके बता रहे हैं कि आप इस वेंडर के साथ काम मत करिए। और जब अभी एडुकेटी का नाम विवाद हुआ तब हमने देखा कि एक पटवारी परीक्षा हुई थी मध्य प्रदेश में जी, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको एडुकेटी और उसको एडुकेटी ने भी किसी तीसरी कंपनी को दे दिया था उसका काम। बताओ। तो वही मैंने कहा कि कारोबार इसी को कहते हैं कि आज हम बस एक दूसरे पे चीज़ें टालते रहे। मैंने सरकार से एक टेंडर 25 करोड़ में लिया, एक कंपनी को 22 करोड़ में लिया, 22 वाली ने दूसरी को 20 में दे दिया, 20 वाली ने तीसरी को 18 में दे दिया। ये एक चेन बना दी और जब इस सिस्टम में खामियां निकल के आएंगी तो हम एक दूसरे पे आरोप कर रहे होंगे। आज ऐसा नहीं कि सरकार की कोशिश ऐसी हो सकती थी कि अगर सरकार अपनी तरफ से पैसा खर्च करके एक एग्जाम सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद भी बना सकती है। इतनी बड़ी बात नहीं है। आप खुद सोचिए, आज सारे ऑफिस चेंज हो रहे हैं। आज नया DOPT भवन बन रहा है, आज नया प्रधानमंत्री भवन बन रहा है, आज नया संसद बन रहा है। हर चीज़ नई बन रही है क्योंकि पुराने वाला ओल्ड हो चुका है। मानते हैं? सब कुछ नया बन रहा है। तो क्या बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नया नहीं बनाया जा सकता? उस पर भी पैसा खर्च किया जा सकता है। वो एग्जाम सिस्टम तो आगे तक काम आएगा। और बिल्कुल ये कितनी संवेदनशील चीज़ है कि कौन व्यक्ति भारत सरकार के लिए काम करेगा वो तय कर रही है कोई और कंपनी, प्राइवेट कंपनी तय कर रही है कि कौन लोग आगे आने वाले वक्त में 30 सालों तक भारत सरकार के लिए काम करेंगे। सरकारें तो 5 साल 10 साल के लिए होती हैं। ये लोग जिनका चयन होना है ये आगे आने वाले 30 सालों के लिए सरकार के लिए काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ही हमने कहा था कि ये सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है और ये ख़राब ऐसे हुआ है कि हम माफ़ करते रहे। एक्चुअली होता क्या है, अब ये अगला वाले एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ या इसी वाले एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ। अगर इस एग्ज़ाम के बाद सरकार ये कहे, आयोग ये कहे कि पेपर कैंसिल होगा पूरा, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के विरोध में आ जाएंगे जी मेरा पेपर तो अच्छा हुआ। बिल्कुल।
तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जिनका पेपर अच्छा हो जाता है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो सोचते हैं कि ये प्रोसेस ठीक था, मैं तो निकल गया। और ये कई बार हमने देखा, जैसे अभी आरओ का पेपर लीक हुआ था, या उससे पहले यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ, तो और कई बार ऐसे दिखता भी है कि उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है, उनको सामने लाया जा रहा है कि नहीं पेपर रद्द नहीं होना। जैसे बीपीएससी आप देखिए, कोई सा भी देख लीजिए आप, एक नीट का देख लीजिए, नीट का जब होता है तो शिक्षा मंत्री जी सबसे पहले आके बयान देते हैं कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं। मतलब मैं यही सोचता हूँ कि जो देश के लोग या जिनको हमने चुन के भेजा है, जो जनप्रतिनिधि हैं, आप इतनी जल्दी आके कैसे आयोगों की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि नहीं गलत कुछ नहीं हुआ है? ये तो बहुत बाइस्ड लगता है। ये तो सब आपके ही आयोग हैं। नीचे से चीजें पहुंच नहीं रही हैं ग्राउंड की खबर कैसे नहीं पहुंच रही हैं? हर एक छोटी चीज पहुंच जाती है नीचे से ऊपर। ये गलत होगा कहना कि नहीं पहुंच रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे सारे मिनिस्टर सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। मैं तो कहता हूं कि ये सरकार के मंत्री या सरकार के लोगों से ज्यादा तो सोशल मीडिया के मंत्री हैं, सबको बहुत आता है। तो कैसे नहीं पहुंच रही? बहुत रीलें वायरल होती है आजकल, और नहीं पहुंच रही तो ये भी इन्हीं लोगों का फॉल्ट है। बिल्कुल। आप एक बात बताइए कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और कंपनी में मेरे नीचे क्या चल रहा है ये मैं नहीं पता कर पा रहा हूँ। ये फिर आपको एक टीम रखनी चाहिए, आपने सही लोगों की टीम नहीं रखी हुई है, या फिर आपने उस प्रोसेस को ठीक नहीं किया। शायद आज सोशल मीडिया का दौर है तो आपको 10 ऐसे लोग भी और सिस्टम में लेके आने चाहिए थे सरकारी चुन के, जो आपको बताएंगे कि देश में कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है। और जवाबदेही भी आपकी बनती है उन लोगों के प्रति जिनने आपको वहां पर भेजा है चुन के। आप उन लोगों के साथ अन्य आप मानने को तो तैयार हुई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज आ रही है वो ये आ रही है कि हम सरकार में चुन के आ रहे हैं, हमें लोगों ने शायद तभी भेजा है क्योंकि हम ठीक हैं। बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको 100% लोगों का वोट नहीं मिला है, या आपके 100% एमपी आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोग विपक्ष में भी है ना, तो उनकी बात को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। वो भी एज ए एमपी तो जीत कर आए हैं ना। बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कहते हैं हम जीत कर आए, लेकिन जो विपक्ष वाला है वो भी जीत कर आया है। और उसके लिए ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि वो बिना मोदी जी के नाम पे जीत के आया है, समझिए। तो उसकी बातों को भी अगर इम्पोर्टेंस मिलेगी, देश जहां कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, तो वो सबके साथ को लेके चलने की बात हो नहीं रही है। अगर से सबको लेके चला जाए, आप मुझे बताइए 240 सांसद मिलके या एक पीएम खाली देश को चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर चल सकता है, या फिर हम 545 लोगों का सहयोग ले लें तो ज़्यादा अच्छे से देश चल सकता है। आप आज इतनी सारी चीज़ों में सुधार कर रहे हैं, आप जो आप चाहते हैं वो आप ले आते हैं, जो आप अमेंडमेंट चाहते हैं वो आप अमेंडमेंट कर पाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये मान लें कि शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम को आप सुधारना नहीं चाहते या बदलना नहीं चाहते? इसका जवाब देते हैं, जब जैसे अभी हमने पिछले साल जब देखा एक के बाद एक लगातार पेपर लीक हो रहे थे, तो एक नकल विरोधी कानून आया, देश की संसद से पास भी हुआ। उसमें ये कहा गया कि अगर कोई नकल करते पकड़ा जाता है या कोई एजेंसी इसमें पकड़ी जाती है, 1 करोड़ तक का जुर्माना, 10 साल तक की जेल वगैरह। और ये इतने बड़े बड़े करोड़ के घोटाले हैं, 1 करोड़ का जुर्माना कोई मायने नहीं रखता। अभी आप देखिए नीट के एग्जाम में उसमें भी ये कहा गया कि कंपनी ब्लैकलिस्ट कराई जाएगी। नहीं, जो सरगना पकड़ा गया नीट के मामले में, आपने देखा होगा ट्विटर पे ये बड़ी खबर वायरल थी कि 90 दिन में सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई, इसलिए उसे जमानत मिल गई। मैं आपको उदाहरण बता, संजीव मुखिया नाम है उनका। संजीव मुखिया नीट के पेपर में पकड़े गए थे। उन्हीं संजीव मुखिया का नाम आता है। वो यूपी उत्तर प्रदेश का जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक होता है। ये 12-13 फरवरी 2024 की बात है, पिछले साल की बात है। 8 दिन बाद यूपी पुलिस का एग्जाम था, उसका भी पेपर लीक होता है और उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आता है। ठीक है, तो ये नेक्सस देख। और फिर अप्रैल या मई में इसका एग्जाम होता है नीट का, उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आता है। मतलब ये तो बहुत बड़े लेवल पे और उससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी आया था उसका नाम, और वो अभी जमानत हो गई। तो इनको पेपर लीक एक्सपर्ट कह सकते हैं। हाँ, कोई भी पेपर लीक करा सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं। आप राजीव नयन मिश्रा था एक, उसी में आया था नाम एक उसका, तो वो भी ऐसे ही मतलब इन लोगों के साथ था। उनने जिस आरओ का पेपर जिस भोपाल की एजेंसी में छपने के लिए गया था, वहां अपना एक बंदा नौकरी पे लगवाया, उससे पेपर निकलवाया और ये कहा कि प्रिंटिंग मशीन खराब हो गई है, एक सेट जो है मशीन में फंसी थी, उसका कॉपी निकलवाया और फिर वो पेपर जो है जाके बेचा। और वही पेपर एग्जाम में आया है। इसके कंफर्मेशन के लिए इलाहाबाद के जॉनसनगंज में एक पेपर से उसका मिलान किया गया एग्जाम से पहले निकाल के, और फिर उसके बाद उसको सर्कुलेट किया गया और फिर वो पेपर लीक हो गया। 6 लाख लड़के उसमें आए थे। 8 दिन बाद यूपी पुलिस का पेपर था, वो जहां गया था गुजरात में छपने के लिए, वो जिस गोदाम में रखा हुआ था पेपर उसको काट के निकाला। ये संजीव मुखिया जो था नीट बिहार वाला जो आप बता रहे हैं, इसका लड़का और एक एक्सपर्ट जो वो डब्बा काटता है, वो फ्लाइट से गए गुजरात,
वो डब्बा काट के पेपर निकाले, सील मोहर सब दोबारा से लगाया और फिर वो वापस आ गए। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, उसको जगह 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 बट लटकाया मैं गया। ये पूछना बस चाहता हूँ सब कि जमानत पे बाहर आ गए, संजीव मुखिया सब जमानत जमानत पे बाहर आ गए। बताओ इतने इतने नहीं, बड़े बड़े दावों संजीव के बाद। मुखिया जैसे लोग, मतलब इनको कौन बताता है कि किस गोदाम में कहाँ पेपर रखा हुआ है? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे, इन सब चीज़ों के बारे में भी इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि इनके साथ ये हो रहा है। क्यों सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई कि वो जमानत पे बाहर आ गए? तो लोगों में डर कहाँ पैदा होगा? इससे तो लोग निडर हो रहे हैं कि भाई यार कोई बात नहीं, 90 दिन में भाई साहब बाहर आ गए, थोड़ा बहुत जुर्माना है और पेपर कितने के बेचे होंगे? हाँ, वो आप सोचो, चलता है, वो हजारों लोगों को अगर आपने बिल्कुल। पेपर वो बेच राजीव दिया। नैना है बार वो वायरल होने लगा, आज जेल कल बेल, परसों से वही खेल। क्योंकि ये पहली बताओ। बार नहीं पकड़े गए, ये व्यापम में पकड़ा गया था राजीव नैन। बताओ। फिर वो इधर पेपर लीक कर रहा है। फिर वही एक विधायक है यूपी के बेदी राम। हाँ चूंकि मैं लगातार इसको कवर करता रहता हूँ, स्टूडेंट्स वगैरह। बेदी राम रेलवे में टीटी हुआ करते थे 1997-8 के आसपास, ठीक है। फिर लखनऊ में चारबाग में उनने वहां से रेलवे की वैकेंसीज का पेपर लीक कराना शुरू किया, ठीक है। और फिर लखनऊ के जो सबसे पॉश इलाके थे उनमें उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब बढ़िया एकदम चकाचक हो गया। यूपी एसटीएफ ने मायावती की सरकार में उनको रंगे हाथ पकड़ा था एक पेपर लीक कराते हुए, और उनको तलाश रही थी एक पिछला पेपर लीक कराने के मामले में, ठीक है। वो बाद में फिर वो भी जमानत पे आ गए। उसके बाद भी उनका नाम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे हरियाणा, मतलब बहुत सारे पेपर लीक में सामने आया। वो बंदा आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठता है। किस पार्टी से? वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, सुभाषपा, ओके। उसके विधायक हैं वो, और जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। और ये आरोप लगे हुए हैं, अभी इन पे डिसीजन नहीं आया है? नहीं, चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। आप ये सोचिए कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज है 5 अगस्त, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 विधायकों, मतलब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 2 विधायकों, बेदी राम और एक और विपुल दुबे, इन लोगों पर नकल के मामले में, नकल कराने के मामले में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, आरोप तय हो चुके हैं। फिर जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? आगे वो बढ़ा ही नहीं मामला, जैसे इतने सालों तक बचते चले आए हैं। तो ये हम देख रहे हैं ना कि मतलब जो एक होती इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, या हम कहें कि चीज़ों को बदलने की, जो दोषी हैं, सवाल यही होता है ना कि क्या कानून बनाने से ही इसका खात्मा किया जा सकता है, या फिर और उपाय करने होंगे? फिर वही, जब तक लोगों में डर पैदा नहीं होगा। और ये देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इन चीज़ों को रोके। सरकार एक इतने बड़े देश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से चुनाव करा लेती है, क्योंकि तैयारी बहुत अपर लेवल पे होती है। तो बात है कि आप किस इंटेंशन से उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप कितनी प्रायोरिटी उस चीज़ को दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जब भी सरकार चुनाव कराती है तो सारे सरकारी शिक्षक, आधे से ज़्यादा सरकारी तंत्र को उसमें झोंक दिया जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और गड़बड़ इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि सरकारी लोग होते हैं, उनको अपनी सरकारी नौकरी जाने का डर होता है। लेकिन वहीं एग्ज़ाम सिस्टम में आप किसी को भी इन्विजिलेटर बना दे रहे हैं, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप ऐसे लोगों को वहाँ इन्विजिलेटर बना के लोग अंदर फ़ोन लेके चले जा रहे। तो अगर शायद जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे सरकार बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कहाँ पे सेंटर होना चाहिए, कहाँ नहीं, वहाँ पे सेंटर नहीं रख सकते, लीक हो सकता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। बट जो ये आयोग वाले एग्ज़ाम है, ये तो पूरी तरीके से कारोबार हो चुका है सबके लिए। 31 जुलाई को क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा वापस 31 जुलाई को ये हुआ था कि 3 दिन पहले हमने वीडियो जारी करके ये कहा था कि देश के सभी शिक्षक आके, कोई आंदोलन नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, देश के सभी शिक्षक आके एक जगह इकट्ठे होंगे और हमारी कोशिश है कि हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे कि सारे एग्जाम सिस्टम में इतनी गड़बड़ियाँ। स्टूडेंट्स नहीं थे उसमें, केवल स्टूडेंट्स नहीं थे, सिर्फ टीचर्स थे। वो स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उनको पता चलता है तो वो हाँ, थोड़ा सा आने लगते हैं कि भाई मेरे टीचर्स हैं। कुछ लोग एसएससी से सवाल पूछने चले गए, 100-150 लोग जंतर मंतर पे जाके बैठ गए। लेकिन डीओपीटी पे जो गए थे वो टीचर्स ही गए थे। तो जब हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, 4 लोग आपको मिलवा देते हैं। फिर 20 सेकंड में ही उनका ऐसा हुआ कि उन्होंने फोर्स, शायद उन्होंने ये टालने के लिए कहा, और उसके बाद उन्होंने फोर्स बुला के लोगों को डिटेन करना स्टार्ट किया, बसों में भरना स्टार्ट किया, लाठीचार्ज करना स्टार्ट किया, जिसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। जहाँ एक तरफ आप कहते हैं कि शिक्षक ज्ञान का भंडार है, शिक्षक इस देश को आगे ले जाएगा, शिक्षक इस देश के युवा के लिए कुम्हार का काम करता है जो मिट्टी से घड़ा बना सके, ये सब चीज़ें आप बोलते हो अपने भाषणों में। दूसरी तरफ आप शिक्षकों पे डंडा बरसा रहे हो। और हम भी वो शिक्षक हैं जो आपका एजुकेशन सिस्टम जहाँ वीक पड़ गया है। आपने 10th क्लास में जहाँ गणित को उतना अच्छा नहीं
पढ़ाया, 12th क्लास में आपने जहाँ गणित को उतना अच्छा नहीं पढ़ाया, तो हम जैसे लोग हैं जो आप बच्चे के उस चीज़ को मजबूत कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर उन्होंने ये सब कर दिया और हमें बोला कि भाई आप लोग जंतर मंतर जाइए। वहाँ जंतर मंतर पे जाके बैठे, वहाँ भी बहुत सारी फोर्स आ गई, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मंडे तक हम कोशिश करेंगे कि आपको DOPT मिनिस्टर साहब से मिला दें। तो वही हुआ कि उन्होंने, कल मंडे था तो DOPT मिनिस्टर साहब से मिलाया। आज चेयरमैन साहब को भी बुला लिया था, उन्होंने कहा नेक्स्ट मीटिंग में हम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भी बुला लेंगे। सब चीज़ों पे बात हुई। मैं यही कहूँगा कि बात बहुत ज़्यादा हुई, बट हम ऐसा कहें कि कोई एक ऐसी मांग मान ली गई तो वो गलत होगा। ये कह सकते हैं कि हाँ, हमसे 100 रुपये लेने का जो अत्याचार हो रहा था उसको कह दिया गया कि अब वो रिफंड कर दिया जाएगा। क्या है 100 रुपए का अत्याचार? जैसे 100 सवालों में ये लोग 10 सवाल गलत पूछ लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि आप 10 सवाल जो गलत हैं उनको बताइए कौन सा गलत है। तो बच्चा बताता है 10 की जगह कोई 12 बता देता है, पता नहीं उसको, तो 15 भी बता देता है गलत। ये कहते हैं कि 100 रुपये देके आप रिप्रेजेंटेशन भरिए, उससे 100 रुपये लेता है। यानी एक बच्चे से 10 सवाल गलत तो 1000 रुपये हो गए, और ऐसे लाखों बच्चे। तो मतलब गलत सवाल आप पूछे, पैसा मैं दूं? पैसा मैं दूं। तो इस पे इन्होंने कहा कि हम, वो ये वजह होती है उसकी कि वरना बच्चा 100 के 100 सवालों को गलत बता देगा। बट आप बच्चे से पूछ क्यों रहे हो? आपने बच्चे का एग्जाम लिया है या बच्चा आपका एग्जाम ले रहा है? तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप सही सवाल जिम्मेदारी। मान लो गलत सवाल आपने पूछ भी लिया तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो बाद में। आप बच्चे से क्यों पूछ रहे हो कि उसको कौन सा गलत लग रहा है? वो तो मान लो कह देता है कि 100 के 100 गलत लग रहे हैं, तो क्या होगा? आप मान लोगे? ये तो एकदम बेहूदी वाली बात है कि आप बच्चे से पूछ रहे हो कौन सा गलत है। क्यों भाई? क्या मानसा आप है एक दोबारा वही पैसा कमाने की मान सकते हो। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब अगर ऐसा होगा कि गलत सवाल आया, बच्चे ने बताया कि ये गलत है और वो गलत हुआ, तो हम वो पैसा रिफंड कर देंगे। बट गलत क्यों पूछना है? गलत सवाल के देखिए गौरव, बहुत नुकसान है। आप भी अगर एग्जाम दें, शुरुआत के 5 सवाल गलत आ गए, अब गलत पे लिखा तो है नहीं कि ये गलत है। बिल्कुल। आप तो उलझ जाएंगे, आपको लगेगा सरल सा सवाल है, मुझसे हो क्यों नहीं, आपका टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद आपके और कितने सवालों पे वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये शायद अब ऐसा हो सकता है कि गलत सवाल पूछने की प्रथा शायद कुछ दिनों के लिए खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि अब इनको पता है पैसा आएगा, रिफंड करेगा, इतना टेंशन कौन लेगा। इससे अच्छा ही गलत सवाल मत ही पूछो। इनके सवालों का स्तर भी ऐसा हो गया, आप देखते हो कि अजीब व गरीब सवाल पूछते हैं। डीजे वाले बाबू के रैपर का गाना कौन सा है, ये सब कुछ भी पूछ रहे हैं। इस पर भी आएंगे। एक ही पेपर में 2-2 सवाल बैक टू बैक सेम आ जा रहे हैं। एक ही पेपर में? एक ही पेपर मतलब एक अलग अलग शिफ्ट में तो समझ में आता है। नहीं, हाँ, 12वां सवाल 18वां सवाल सेम है। बताओ क्या स्तर रह गया है आपके? आप एग्जाम बनाने के पीछे कोई ऑडिट नहीं है। आपसे पूछो, आप कहते हैं कि हम वर्जिन पेपर बना रहे हैं, कोई इसे नहीं देख सकता है। वर्जिन पेपर क्या होता है? वर्जिन पेपर का मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा पेपर बनने के बाद ऑडिट नहीं होता। अच्छा। तो आप पहली बार में ही ऐसे लोगों के हाथ में पेपर बनाने को दीजिए जो सच में सही पेपर बना पाए। ये एकदम इलॉजिकल बात है कि हम ऐसा पेपर बना रहे हैं, कोई देख नहीं पा रहा। एआई से भी तो बोल रहे थे इस बार बनाएंगे। हाँ, एआई से पेपर क्वेश्चन उठा रहा है, एआई सेटिंग कर रहा है एआई, और उसी का नतीजा था कि 25 तारीख को वही क्वेश्चन रिपीट हो गए जो 24 तारीख वाले एग्जाम में थे। तो जो देखे आया होगा, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि पेपर आ जाता है टेलीग्राम पे और दूसरी जगहों पर, ठीक है, तो वो दोबारा से फिर से वही होगा। उस पे इनका कहना है कि पेपर आ गया होगा, बच्चे को लगा होगा ये तो पेपर में आ गया है, ये नहीं पूछा जाएगा, हमने वही पूछ के सरप्राइज कर दिया। ये सोचिए, तो आपके पास सवाल नहीं है। डायरेक्टर का जवाब। एक बात अकाउंटेबिलिटी की भी फिर आती है ना यहाँ पे। अगर मैं गलत करता हूँ, अगर मैं टिक गलत लगाता हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मेरी सारी मेहनत बेकार जाती है। लेकिन जब आप गलत सवाल पूछते हो तो आपकी भी तो जवाबदेही बननी चाहिए। वही ये गलत सवाल आप उसको धंधा बना लियो, 100 रुपए में जो है फिर बेच रहे हो। गलत सवाल का नाटक ये है कि मैं तो पूछूंगा तुमको अगर पढ़ी है तो। में, और ये गलत की गलत बात नहीं है। ये क्या करते हैं, कई गलत सवालों को भी सही मान लेते हैं और कई सही सवालों को भी गलत मान लेते हैं। ऐसी एक लड़ाई 2023 के एग्जाम में कोर्ट तक गई, कैट में गई। कैट से केस हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने 5 क्वेश्चंस की लड़ाई में 1 या 2 क्वेश्चंस को ये कह दिया कि ये आपको सही मानना पड़ेगा, ये सही है, या आपने सही माना है तो ये गलत है, आपको इसको चेंज करके रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए। ये चाहते तो कर देते और अपनी गलती मान लेते, बट इन्होंने सभी भर्तियों का ये इस चीज को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो भर्ती आज भी मतलब कोर्ट में धक्के खा रही है। अब आप क्या कह देंगे कि वक्त बहुत गुजर चुका है, या फिर ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप इसे चेंज करिए, तो उसमें कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेचारों की नौकरी चली जाएगी जो उम्मीद पाल के बैठे थे। आप पहले ये बता देते, वो 2024 में दे देता। सेम 2024 का हाल है कि 130 सवालों के सेट में 19 सवालों में इन्होंने मार्क्स टू ऑल दिया है, और उसमें भी लड़ाई ये है कि कुछ सवाल ठीक थे जिनको सही माना जा सकता था, बट इन्होंने कहा कि नहीं हम सबको मार्क्स टू ऑल दे देते हैं, चाहे किसी बच्चे ने मेहनत से वो सवाल किए उसको भी सबको नंबर मिल गए। और उसका आलम ये हुआ कि जिस बच्चे के 390 में 344 नंबर थे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसके
298 या 290 नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया। तो इस अनफेयरनेस की लड़ाई 2024 सीजीएल की फिर से हाई कोर्ट में। और एक एक नंबर का इतना महत्व होता है उस वही मेरिट में। बार बार आप मतलब कैसे मैं ये कह दूं, बच्चा कोई पागल नहीं है जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो कोर्ट जा रहा है। एक बच्चे के लिए सोचिए, एग्जाम फॉर्म फीस दे पाना मुश्किल होता है, उसके बाद कोचिंग फीस देनी है, आपने उसको हाई कोर्ट में उलझा रखा है, सुप्रीम कोर्ट में उलझा रखा है। मतलब किस किस स्तर की लड़ाई लड़के वो बच्चा एक ग्रुप बी की जॉब पाएगा। आप चाहते हैं कि वो बच्चा पूरी तरह टूट जाए और इनसे कोई नौकरी की उम्मीद रखे ही ना, फिर ये जिसको चाहें, जिसको इनकी मर्जी हो, ये उसको नौकरी दे दें। क्या डिमांड्स है फिर आप लोगों का? जैसे चेयरमैन हमने से भी बात हुई थी, यही कहा आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए, कैसे कर पाएंगे अब इस पे वो हमें जवाब नहीं देते। तो मैं तो ये चाहता हूँ जनता से भी कि आप भी अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए जिसको आपने चुन के भेजा है। मैंने अकेले ने नहीं, हम सबने मिलकर सरकार को चुन के भेजा है। तो आपके प्रति भी सरकार की जवाबदेही है, आप मांगिए। मैं एक डायरेक्ट इस प्रोसेस में हिस्सेदार नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही एसएससी की कोई अकाउंटेबिलिटी मेरे लिए है। भाई मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, वो बच्चा और उनका है डायरेक्ट, तो बच्चों को भी अपनी आवाज़ें उठानी पड़ेंगी। हम बता देते हैं आपको यूट्यूब पे आकर इतने सारे बच्चों के साथ गलत हुआ ताकि आपको पता लग जाए अकेले आप नहीं हैं, आपकी आवाज़ भारी है, आपकी संख्या ज़्यादा है, आपको सुनेगा एसएससी। तो इन्होंने कहा है कि हम एक ग्रीवेंस सेल बना के एक ईमेल आईडी जारी करेंगे जिसमें आपको तुरंत एक्नॉलेजमेंट आएगी और ये पता चल जाएगा कि इतने घंटे में इस प्रॉब्लम का इशू आ जाए, सॉल्यूशन आ जाएगा। कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए ना। अगर छात्र के प्रति आप जिम्मेदार हैं और छात्र आपको जानता है, वो डिक्विटी या किसी कंपनी को नहीं जानता है, उसने आपको पैसे दिए, तो मंत्री तक या चेयरमैन तक वो पहुंच सकता है, बड़ा मुश्किल है उसके लिए दिल्ली आना। अगर कुछ भी होता है, अगर आपके एसएससी फेज के एग्जाम में दिक्कत थी तो आप 24 तारीख को एक नोटिस निकाल के इस पे अपोलॉजी दिखा सकते थे। आपको अपोलॉजी दिखाने में इतनी दिक्कत क्या है? आप क्यों नहीं मानते हैं कि आप गलत हैं? मीडिया में भी तो आके चेयरमैन साहब ने बोला कि गलतियां हुई हैं, मुझे मालूम है। यही चीज अगर आप ऑनलाइन लिख दें, वेबसाइट पे नोटिस डाल दें, तो क्या दिक्कत है इसमें? तो ये भी कहते हैं कि पहली बार था इसलिए हो गया जो है। एसएससी तो पहली बार नहीं था, किसी कंपनी का पहली बार है, ये कौन सी बात है? कल को आपके पास कोई सेक्रेटरी आएगा जिसका जो किसी और मिनिस्ट्री में होगा, लेकिन आपकी में पहली बार आएगा, आप कहेंगे मैंने जो सेक्रेटरी आया ये पहली बार एग्जाम करा रहा है इसलिए हो गया। पहली बार तो बहुत सारी चीजों के लिए कहा जा सकता है। पहली बार का मतलब ट्रायल, आप किसी व्यक्ति के करियर, किसी भविष्य तय हो रहा है उस चीज से। हाँ, आपके लिए वो ट्रायल है। उसके आपके पहली बार कहने से कितने सारे लोगों का जीवन गर्त में जा रहा है। जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको तो मौका भी नहीं मिलेगा, और बच्चा कब तक सिर्फ तैयारी करता रहे यार। युवा से बेरोजगार बूढ़ा होता जा रहा है बेचारा जी। क्यों वर्दी क्यों छोड़ दी थी आपने, जो सबसे बड़ा सवाल आया कि नहीं, मैं पहले उतार दी वर्दी। जी वर्दी इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ पे भी मज़ा नहीं आया था काम करके, और वहाँ पे भी बहुत सारी कमियां दिख रही थी। और मुझे लगा जब यहाँ पे भी इतनी सारी कमियां, और एक तरफ मैं जो छोड़ के आया हूँ वहाँ मैं इतने सारे लोगों को या इतने सारे लोगों का भविष्य बना सकता हूँ, तो उस तरफ जाता हूँ, इसलिए छोड़ दी थी। क्या ड्रीम था आपका? क्यों मतलब क्या आप जो चाहते थे या जो आपने सोचा था वो नहीं मिला? जो सोच के गया था वो नहीं हुआ था। वहाँ भी मैं छुट्टी अप्रूवल करने के लिए एक टीए मुझे कहाँ थे, मतलब किस पोस्ट पे थे? मुंबई में था। अच्छा, मुंबई पुलिस? मुंबई पुलिस में नहीं था, मुंबई में जीएसटी इंस्पेक्टर था। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे अपनी छुट्टी अप्रूवल करने के लिए टीए टैक्स असिस्टेंट मुझे कह रहा है कि आप 1500 रुपये देंगे तो आपकी छुट्टी आज ही अप्रूवल हो जाएगी। तो बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें जो मुझे हट करती थी कि मेरा पोटेंशियल ये काम करने का तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो ये आभास जब आपको होता है और आपको लगता है नहीं आप ये काम करने के लिए तो नहीं बने हो। आज मैंने लाखों बच्चों को वर्दी पहनवा दी, वो बड़ी बात है कि आज हम कहीं भी जाए, हम कल डीओपीटी मिनिस्टर भी गए, साहब से मिलने भी गए, तो वहाँ हमारे को ये मान लीजिए आप आधा घंटा सिर्फ फ़ोटो खिंचाने में जाता है। बच्चों का इतना प्यार मिलता है, सर मैं इसी मिनिस्ट्री में पोस्टेड हूँ, आपसे पढ़ा था सर, 2022 बैच का हूँ, 2020 बैच का हूँ। जहाँ भी चले जाएँ, जिस मिनिस्ट्री में भी चले जाएँ, तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वहाँ। एक अभी बयान भी काफ़ी वायरल हुआ, नीतू मैम ने जो उन्होंने कहा कि जिस थाने में हम लोग को लेके गए वहाँ सारे मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे थे। बिल्कुल, वो तो बहुत सालों से पढ़ा रही हैं। हाँ, इसी से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर चाहे वो जीएसटी का इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो जिनने आपसे पूछा कि आपने क्यों उतार दी वर्दी,
अगर ये लोग आपसे ही पढ़ के जा रहे हैं, फिर इसी तरीके से कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल तो एक ये भी उठता है ना, क्या ये लोग मतलब इनको कायदे से ट्रेन नहीं किया जा रहा है या उस नहीं हिसाब से नहीं जिन्होंने किया, ये बात क्योंकि बोली ये वो सिस्टम सीनियर थे और वो हमसे पढ़ के नहीं गए थे। नहीं, मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि सिस्टम में दिक्कतें हैं, तो सिस्टम में भी वही लोग हैं ना, हमारे ही बीच से बिल्कुल निकले हुए बिल्कुल, तो लोग जो हैं, पुराने लोग हैं से वो शायद निकले अभी लोग इन हैं। चीज़ों को नहीं समझते हैं। और कई बार आप किस मूड में होते हैं, आप इतनी सारी भीड़ को देखते हैं, आपके पास ऊपर से एक प्रेशर होता है कि इसको हैंडल करिए, तो मैं समझता हूँ कि उस मोमेंट पे शायद वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, तो उस चीज़ को उतना गलत ठहराना सही नहीं होगा। अच्छा, जब आप लोगों के साथ दिल्ली पुलिस आपको खींच के ले जा रही थी या ये सारी चीज़ें हो रही थी, सोशल मीडिया पर एक बात ये भी चल रही थी जो ये कह रहा था कि ठीक है एसएससी वाले लाठी खाएं या युवा ये सब करें, इन होना जायज़ है, क्योंकि यही लोग जो है जाते हैं चुनाव वाले दिन और जाति और धर्म के नाम पे वोट दे के चले जाते हैं। देखिए ये तो लोगों को सोचना ही पड़ेगा कि एक तरफ तो आप जिस सरकार को चुन के भेज दे रहे हैं, और जब वो सरकार लगातार आपके साथ गलत कर रही है तो आप हमारे पास आके कह रहे हैं कि अब आप इस सरकार को ठीक कर दो। चुन करके आप भेज रहे हैं, ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार चलिए मैं मान लेता हूँ आप गलती कर रहे हैं, दोबारा आप गलती कर रहे हैं, इसीलिए लगातार कहा गया है कि एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लोकतंत्र में लोकतंत्र तभी खतरे में आ जाता है, चाहे वो आज की बात नहीं हो रही है, आज से पहले भी जिन लोगों को हमने पूर्ण बहुमत से जिताया तो उन्होंने तानाशाही दिखाई है। आप समझ रहे होंगे, लोग भी समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो बात यही है कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लोकतंत्र में आप अगर मेहरबान हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे किसी एक व्यक्ति विशेष के या किसी एक पार्टी विशेष के, तो देश सही दिशा में नहीं जाएगा, ये तय है। सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। आप शाहरुख खान के फैन हो सकते हैं, आप अमिताभ बच्चन के फैन हो सकते हैं, लेकिन जो लोग देश चला रहे हैं आप उनके फैन नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार फैन होने के बाद आपका दिमाग और आपकी आंखें उन विचारों की गुलाम बन जाती हैं और आपको फिर कुछ गलत दिखता ही नहीं। आपको लगता है नहीं ये आदमी कर रहा है वो सब सही कर रहा है, वो सब सही कर रहा है। जब फिर आपके बच्चे आज धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, लाठियां खा रहे हैं पुलिस से, तब आपको समझ में आता है कि शायद गलत हुआ है। लेकिन ये जो जिस मुद्दे पे धक्का खा रहे हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो, हम देखते हैं कि जब कोई ऐसा आता है तो चुनावी रैलियों में चलती चीज़ें, जैसे मुझे याद है यूपी पीसीएस में जब इस तरह की चीज़ें हुई थी तो मोदी जी ने कहा था कि जो है हम आएंगे तो कार्रवाई करेंगे, उसके बाद सीबीआई जांच का आदेश वगैरह भी दिया, निकला कुछ नहीं अभी तक। 10-11 साल हो चुके हैं। जब 2024 के चुनाव हो रहे थे और लगातार पेपर लीक हो रहे थे, उस वक्त भी सभी नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने कहा सरकार तो बिल ही कानून ही लेके आए। सवाल ये है कि मुद्दा क्यों नहीं, क्यों हम इसी बात पे उलझ के रह जाते हैं कि कोई कहता है मंगलसूत्र ले जाएगा, कोई कहता है आरक्षण छीन लेंगे, कोई कहता है कि ये जाति वाले खत्म कर। अब व्यूज का जमाना है, टीआरपी का गेम है। मुद्दा युवाओं की नौकरी क्यों नहीं बन पाती है? मुद्दा एक अच्छा कंटेंट है, आप इन पे बात करेंगे लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। आपके देश में इतने शिक्षित लोग नहीं है जो मुद्दों को समझ पाए। तो लोग तो यही है ना जो लाठी खा रहे हैं, जिनके लड़के जो है सड़ रहे हैं कमरों में, बिल्कुल बिल्कुल घिस रहे हैं, यही सही तो बात है है। इनको वही मैं कह रहा हूँ, हमारे देश में शिक्षा पे खर्च कितना हो रहा है, 2.9% ऑफ टोटल जीडीपी बढ़ने के बाद। अगर आप बाकी के कंट्रीज की बात करेंगे तो एवरेज लगाएं मोटा मोटा तो भी 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। हमारे यहाँ एजुकेशन प्रायोरिटी पे नहीं है, हम लोगों को सिखा ही नहीं रहे, हम उनके दिमाग को खोल ही नहीं रहे। तो हम चुनाव के भाषण का स्तर आप देख रहे हैं वो लगातार गिरा है। अगर आप इससे पहले देखें तो ये बात फिर भी की जाती थी हम महंगाई कम करेंगे। आज के चुनावी भाषण में ये नहीं होता। जनता को, सरकार को पता चल गया है कि जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ ली कि बात क्या करनी है जिससे उसको इंटरेस्ट। नेहरू ने ये किया, इनने वो किया, तुम यहाँ गए, तुम बिरयानी खाए, तुम ये किया, तुमने मटन खा ली सावन में आंखें डाल के बढ़िया झूठ बोलिए, वही बात कर रहे थे। तो वही है कि ये जनता को हम उसकी समझ को इतना कमजोर कर दे रहे हैं कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही। जैसे मैंने कहा ना कि आज मीडिया में ही अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी काम की बात दिखाई जा रही है, वो बातें दिखाई जा रही हैं जो मसालेदार है। आज हर चीज़ ऑल अबाउट टीआरपी है। संसद में कितनी काम की बातें हुई हैं इस पे बहुत कम चर्चा होगी, लेकिन संसद में अगर रवि किशन जी ने ये कह दिया है कि समोसे का आकार छोटा या बड़ा होगा, जिन चीज़ों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए हम उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं और उन चीज़ों को दिखा रहे हैं। खुद रवि किशन जी ने इसीलिए बोला है
नहीं दिखाना इसलिए वो तो अपना सफाई देंगे दिखाना, लेकिन ये सर इसलिए भी जरूरी हो जाता है ना कई बार कि हर मिनट का 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। आप ऐसा तो है नहीं कि गोरखपुर में सब कुछ हो गया, आपको गोरखपुर की जनता ने वहां पर भेजा, चुन के भेजा है, चुन के भेजा आप वहाँ के समस्याएं मुद्दों की उठाने बात के लिए। इस बात से मतलब सर क्या फर्क पड़ता है कि जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जैसे आपके काफी सारे ट्वीट्स वायरल हुए कि आपने किसको लाइक किया, किसकी तारीफ कर दी, किसकी आलोचना कर दी, मतलब क्या इस बात का मतलब प्रोटेस्ट पर जो सही बात या सही मुद्दा अगर कोई व्यक्ति उठा रहा है तो वो किसको पसंद करता है, किसको नहीं पसंद करता है? क्या ये मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर कोई शिक्षक जा रहा है तो वो बच्चों के हित के लिए जा रहा है या वो बच्चों की लड़ाई के लिए जा रहा है, बच्चों के इश्यूज पे बात करने के लिए जा रहा है। आप उसके ट्विटर खंगाल के या आप उसके ट्वीट्स, खैर मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं किया। सोचिए इतने सारे लोग की ट्रोलिंग के बाद भी वो कुछ ऐसा नहीं निकाल पाए जो मैंने पहले कभी कोई ऐसा कुछ कहा हो। मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो ये सोच के कहता हूँ कि इस जीवन में मैं इस चीज़ पे रहूँगा। मैं तभी लिखता हूँ, बहुत लिमिट में लिखता हूँ। ये केवल मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी जायज मुद्दा उठाया जाता है तो ये कहा जाता है 2017 में तुमने तो ये कहा था, 2016 में तो तुम इसके साथ घूम रहे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सारी चीजें होती है। अभी जैसे बदलती भी तो रहती है। अब मैं कल को ये भाई साहब हैं अपनी पत्नी के साथ फोटो डालते हैं और आप कहें कि 3 साल पहले तो तुम इस लड़की के साथ घूम रहे थे और ये कह रहे थे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। ये कौन सी बात हुई? आपकी विचारधारा भी बदलती है। बहुत सारे लोगों, जैसे आपने कहा और लोगों की आप बात करें तो बहुत सारे लोगों की विचारधारा ही बदलती है। अब मैं ज्योतिराज सिंधिया साहब के 2017 के बयान की बात करूं तब तो वो आज मैं उनको बीजेपी में कुछ करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आज वो मोदी जी की तारीफ में बोल रहे हैं। या मैं कपिल मिश्रा की बात करूं, जब वो मोदी जी के विरोध में बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी में थे, आज वो आम आदमी पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं। तो ये चीजें तो नेताओं पे भी उठती हैं। क्योंकि जब आपने विपक्ष के नेताओं से समर्थन मांगना शुरू किया तो फिर आपके कुछ ये ट्वीट चलने लगे कि आपने जो है राहुल गांधी पे सवाल पूछा, उनसे सवाल पूछा कि विपक्ष क्यों नहीं है यहाँ पे। वो नहीं, मैंने ऐसा नहीं पूछ, लोग गलत कहते हैं। मेरा ये कहना था कि विपक्ष लगातार इन सब चीजों पे सवाल खुद से क्यों नहीं उठाता है। मान लेते हैं कि आज हमने आवाज उठाई, आपने देखा ये आवाज तो बड़ी हो रही है, नेशनल मुद्दा बन रही है, तब विपक्ष आ गया कूदने। तो मेरे को इस बात से दिक्कत थी कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की ड्यूटी है, जॉब है कि आप सरकार से सवाल पूछें अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है। वो चीज आपको पहले भी तो दिख रही थी। और ये विपक्ष सिर्फ एक राहुल गांधी नहीं है। मैंने बार बार यही बात कही कि विपक्ष सब जगह अलग अलग है। राजस्थान में विपक्ष कांग्रेस है, एमपी में कांग्रेस है, यूपी में समाजवादी है, भाजपा है, बंगाल में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। विपक्ष, सारी विपक्ष की बात थी कि भाई आप लोगों को सिर्फ मुद्दा उठाना ही नहीं, अगर सूरत बदलनी है तो बात सिर्फ चर्चा में आने से नहीं होगी। आपको वो लगातार तब तक आवाज़ बनाए रखनी पड़ेगी जब तक कि लोगों को इंसाफ न मिल जाए। आज क्या हो रहा है कि ठीक है हमने तो आवाज़ उठा दी, आज इसी चीज़ को बड़ा मान लिया जा रहा है, राहुल गांधी साहब ने ट्वीट कर दिया तो बस मीडिया ने दिखा दिया, बात खत्म हो गई। इसलिए थोड़ी ट्वीट कराया जा रहा है या इसलिए थोड़ी आवाज़ उठाई जा रही है, हल भी तो चाहिए। ये भी एक वो है मुद्दा है कि क्या जैसे हम लोग पहले देखते थे कि फिजिकल प्रोटेस्ट होते थे यूपीएससी के सामने, एसएससी के सामने, या कहीं भी जो भी व्यक्ति है फिजिकल प्रोटेस्ट करते थे। अभी प्रोटेस्ट भी डिजिटल होने लगे हैं, हैशटैग चलते हैं, कैंपेन चलता है, ठीक है, और नेता भी उसी राह पे हैं कि ट्वीट करके जो है अपना वो कर देते हैं। मतलब ये बदलाव हुआ है, मतलब क्या इसका असर पड़ता है, कुछ भी पॉजिटिव निकलता है? देखिए सरकार चाहती है वो उस हैशटैग को ब्लॉक कर देती है। जैसे आप मोदी जी का जन्मदिन था तो उसको बेरोजगार दिवस चला दिया था, ठीक है, या एसएससी जवाब दो, अभी आरआरबी रिफॉर्म्स चला था। मैं जितना समझ पाया हूँ तो सरकार को इस डिजिटल से फर्क नहीं पड़ता है कुछ, क्योंकि वो उनके पास तक सच में नहीं पहुँचता है। वो जैसे उनको लगता है कुछ मुहिम चल रही है, ब्लॉक कर दो इस टैग को या इस ट्रेंड को ब्लॉक कर दो, उनको नहीं पता चलता, वो पता ही नहीं लगाना चाहते। अगर उनकी जवाबदेही है जो थोड़ी बहुत है तो वो देखते हैं कि भाई जो देश के टीवी मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने कोई आवाज़ उठाई या नहीं उठाई। अगर वो आवाज़ उठाई है तो वो उस पर जवाब देना थोड़ा बहुत ज़रूरी समझते भी हैं, वरना तो नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, संविधान आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वहाँ आज के दौर में ये चीज़ बड़ी खोखली दिखाई पड़ती है कि बहुत मुश्किल है, उसकी राह बहुत मुश्किल है। जबकि सरकार के पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, एनआईए से लेकर के आईबी और तमाम सीबीआई, तब भी सरकार को ये डर होता है कि वो हर प्रोटेस्ट को ये सोचती है कि ये कोई
एजेंडा है, ये कोई प्रोपेगेंडा है या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा प्रेरित है। जबकि वो सरकार अगर अपनी एजेंसी में से किसी भी एजेंसी का 1 या 2% भी इस्तेमाल कर ले तो वो डायरेक्ट पता लगा सकती है कि इस मुद्दे में कितनी जान है और वो उसका समाधान कर सकती है। कितनी ही बड़ी बात है कि जब डीओपीटी मिनिस्टर साहब को ये पता चला हो कि भाई बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, चेयरमैन साहब क्या एसएससी में कुछ गलत हो रहा है, मुझे अभी रिपोर्ट दीजिए। 2 मिनट का ही काम है, 1 मिनट का ही काम है। या उन्होंने कोई एक ऐसा बंदा अपने असाइन कर रखा है कि एसएससी में अगर कोई दिक्कत हो तो चेयरमैन से आप मेरे बिहाफ पे बात कीजिए और पूछिए, और अगर दिक्कत हुई है तो चेयरमैन साहब को कहिए कि एक नोटिस जारी करें कि जितनी भी समस्याओं की बात हमने सोशल मीडिया या मेल्स के थ्रू देखी है, हम उन सब पे जवाब देंगे और उन सब समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तभी इसी को तो ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। एक तरह का आप इतनी ट्रांसपेरेंसी ला रहे थे कि हम विदेश से आए करप्टेड लोगों का काला धन भी ले आएंगे, इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात थी। और आज आप लोगों की रिजल्ट में डेट ऑफ बर्थ तक छुपा लेते हैं ताकि कुछ पता ही ना चले कि कौन सेलेक्ट हो रहे हैं और कौन नहीं, कौन कितना जेन्युइन है। आप किसी भी बात पे जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। ये सब तो दुख की बातें हैं। जवाबदेही मतलब क्या आपको लगता है कि सरकार उससे बच रही है? क्योंकि हम संसद में भी देखते हैं कि पहले क्या होता था कि जब कोई सांसद सवाल पूछता था तो उस पर जवाब मिलता था। उसका जवाब ये, अब जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, बहुत सही आप कह रहे हैं कि एक जैसे लिखित में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो लिखित में सवाल पूछते थे तो उससे हमको डेटा मिलता था कि केंद्र सरकार की विभागों में कितनी वैकेंसीज खाली। जैसे अभी क्या हुआ, राघव चड्ढा और इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ उनका नाम, तो मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि वो लोकसभा की साइट पर भी उपलब्ध होता है। तो उसमें लिखा था कि उन्होंने पूछा कि रेलवे में कितनी वैकेंसीज खाली है, और नीचे अलग अलग विभागों में भी केंद्र सरकार के। तो पहले क्या होता था कि उसमें सरकार बता देती थी कि भाई देखो अभी इतनी वैकेंसीज खाली है, इतने पदों पर हमने वैकेंसी निकाली है, और ऐसे आगे हाँ इतने process। टोटल सैंक्शन पोस्ट हैं। अभी क्या हो रहा है कि करीब मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5 साल से कि सरकार ने ये डेटा देना बंद। अभी हमारे पास जो डेटा है वो 2022-23, उसके बाद का डेटा ही नहीं है। ठीक है, सरकार क्या कहती है उसमें कि भर्तियों का पूरा होना या वैकेंसीज का भरा जाना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पद खाली होते रहते हैं, वैकेंसी आती है, भरी जाती रहती है। हमने 2004 में 2014 तक ऐसा था, हमने ऐसे ऐसे किए, रेलवे स्टेशन पर हमने सीसीटीवी फुटेज लगवाया, इतने रेलवे स्टेशन पर हमने प्लेटफॉर्म बनवाया, इतने रेलवे कोच बनवाए, इतने डिब्बे बनवाए। वो ये नहीं बताएंगे कि कितने पोस्ट खाली हैं, क्योंकि अगर वो ये बता देंगे तो अगले दिन अखबार की हेडिंग बन जाएगी कितने रेलवे में पोस्ट खाली है। तो ये जवाबदेही, और जबकि संसद में यही काम ही है, वही इसलिए बैठते हैं भाई। तो वहां अननेसेसरी बहस करके जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही, क्योंकि चुनाव तो जनता के मुद्दों पे ही नहीं जीता जा रहा ना। इसमें जनता को ही सीखना पड़ेगा। जब तक जनता नहीं बदलेगी तब तक सरकार नहीं बदलेगी। आप तभी जिताएं जब बात आपके मुद्दों की हो, तभी वो उठा पाएंगे। जब उनको मतलब डर रहेगा कि अगली बार जब ये आएगा तो क्या जवाब। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जवाबदेही से बच रही है? बिल्कुल बच रही है एकदम। मैं तो ये बात मैंने कितने सारे इंटरव्यूज में कही है कि संसद की जो बहस है उसका कुछ भी आउटपुट जनता के हित में नहीं निकल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर अगर 2004 से 2014 और 2014 से 2024 की जो सरकारें रहीं 10-10 साल, यूपी और एनडीए की या मोदी सरकार की या मनमोहन सरकार की, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ एग्जाम्स और जॉब्स को लेकर, तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम एग्ज़ाम्स काफ़ी हद तक फेयर होते थे, और अगर फेयर नहीं होते थे, मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम लीक हो गया था तो सरकार पे प्रेशर बना के उसको कैंसिल करा के दोबारा कराया जाता था। बट आज सरकार ये कहती है कि डिजिटल इंडिया के दौर में हम पता कर लेते हैं कि कमी कहाँ पर है। उस टाइम प्रायोरिटी होती थी, उस टाइम ये सब कुछ लड़ाई नहीं थी कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया या मैंने एग्जाम देने जाऊंगा तो एग्जाम नहीं होगा। सारी चीजें बड़े सही तरीके से चलती थी। बट आज ऐसा हो गया, पहले एक समय सीमा तय होती थी, प्री तब होगा, मेंस तब होगा, सब कुछ नोटिफिकेशन में बता दिया जाता था, कैलेंडर जारी करके। बट आज की सरकारें ऐसी हैं कि ये सब बता देती हैं प्री 13 अगस्त से लेंगे, ठीक है, उसके बाद मेंस टेंटेटिव बता दिया जाएगा 2 महीने बाद, मेंस की डेट बाद में अलग आती है। तो पूरा जो इनका नोटिफिकेशन होता है उसमें सारी चीज़ें नहीं दे रखी होती। अब ये क्यों ऐसे हो गए हैं भगवान ही जाने। बहुत ख़राब भी लगता है और बड़ा दुख भी लगता है बच्चों के लिए कि आज क्या हालत एग्ज़ाम सिस्टम की हो गई। एक अब आप कहेंगे एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम तो आप 2004 और 10 की छोड़ दीजिए, हमारे पिताजी भी वही किताब पढ़ते थे, हमने भी वही पढ़ी है, तो कुछ अपडेट हुआ ही नहीं है।
अपडेट कहाँ कुछ हुआ है। जहाँ एजुकेशन में स्किल ट्रेनिंग आनी चाहिए थी, इनोवेशन आना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं आया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। आज सरकार कहती है कि आप सबको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि आपने हमें ग्रेजुएट बना दिया और हमें कुछ नहीं आता। हम सिर्फ एक मैन पावर हैं बस, जो यहाँ वहाँ जाके एक तरीके की मजदूरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में इतना शोषण है, सरकार ने इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की हैं कि आप इससे न्यूनतम वेतन नहीं दे सकते हैं। आज भी मुझे लगता है कि एटीएम गार्ड के लिए अगर पहले 8,000 मिलते होंगे आज से 10 साल पहले, तो आज 12 मिल रहे होंगे। 12,000 में कोई क्या कर सकता है। उसके बावजूद ये भी है कि वो नाइट शिफ्ट होगी, डे शिफ्ट होगी, कुछ भी पैरामीटर्स प्राइवेट नौकरी के भी नहीं है। तो युवा का तो प्राइवेट नौकरी वाले भी शोषण कर रहे हैं। यानी बेसिकली आपकी मजबूरी का फ़ायदा सरकार भी उठा रही है, प्राइवेट वाले भी उठा रहे हैं। उन्हें पता है कि इसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ों को ठीक करना, राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। आर्टिकल 14 के थ्रू 14 आर्टिकल 14 यही कहता है ना कि राइट टू वर्क क्रिएट करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू वर्क तो 41 ये एक जिम्मेदारी लोगों पर भी आ जाती है ना, हमें समझना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं, और हमारे समाज में ग्रेजुएट होने के बाद उस बच्चे पर या लड़के पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने परिवार को पे करे, अपने परिवार को चलाए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए। तो यहाँ पर भी सरकार को ये समझना होगा, क्योंकि ये एक तर्क दिया जाता है कि सब सरकारी नौकरी के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट में जगह नहीं है, प्राइवेट में ठीक नौकरी नहीं है। आज टीसीएस में 40 साल की एज हो गई एक बंदे की काम करते हुए, और उसको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। प्राइवेट में वो सिक्योरिटी नहीं है, वो वेतन नहीं है, वो काम करने के पैरामीटर्स नहीं है कि कितने घंटे आपसे काम लिया जाएगा, कोई नॉर्म्स ऐसे गवर्नमेंट के नहीं है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। लोगों को देखकर, लोगों को काम चाहिए, लोगों को काम चाहिए और सैलरी चाहिए जीवन यापन के लिए। क्या यही वजह है कि सरकार यंग प्रोफेशनल्स लेकर आई है? जो हम देखते हैं कि पहले वैकेंसीज आती थी एसएससी के थ्रू, अभी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के विभागों में यंग प्रोफेशनल्स भर्ती किए जाते हैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। वही सरकार ये इसी को मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं कि हम वो पूरा एकदम कॉर्पोरेट की तरह काम हम होता है। आपका इस्तेमाल करके उसको डर रहेगा कि मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है। क्या इस डर में सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? फिर वो काउंट भी होता है ना कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दिया, फिर 1 साल बाद फिर खुद 5 साल के लिए आ रही है, आप सोचिए, और वहां पे युवा के लिए आप 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेके आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको पता है कि सरकार की तरफ से अगर 30,000 रुपये भी पहुंच रहे हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले बंदे तक पहुंचने में वो 15,000 रुपये रह जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आदमी मजबूरी में ही नौकरी कर रहा है। और इससे ये हुआ कि जो सीएचएसएल की तरह आती थी वैकेंसी, एमटीएस की वैकेंसी जाती थी, वो आनी कम हो गई है। हाँ, मैक्सिमम युवा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है। यानी देश के बेरोजगार युवाओं का फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ सरकार कहती है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज़्यादा है, हमारा देश बहुत आगे जाएगा, और उसी युवा का हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार लेकिन ये कहती है ना, अब जैसे अग्निवीर भी है तो कहती है कि यंग लोग काम करेंगे, उसका हमें फायदा मिलेगा। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री खुद 75 साल के इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको उससे भी दिक्कत है, आपका रील वो बहुत वायरल होता है। हाँ, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं 75 साल के जो है प्रधानमंत्री हो गए हैं, 24 घंटे काम कर लेते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि सारा काम यंग लोग करेंगे। मतलब यंग की डेफिनेशन क्या है? यंग की डेफिनेशन क्या है? 24 साल है यंग की डेफिनेशन, 30 साल है यंग की डेफिनेशन। शाहरुख खान आज भी अपने आप को यंग बोलता है, आमिर खान आज भी यंग बोलता है, और पिक्चरें बना रहा है, हीरो के रूप में ही पिक्चरें बना रहा है। और युवा की यंग की डेफिनेशन सिर्फ 30 साल है या 28 साल है कि वो उससे ऊपर काम नहीं कर सकता। यंग की डेफिनेशन क्या है? ये किसने तय किया है कि कौन यंग है? यहाँ तो लोग राहुल गांधी को भी युवा नेता कहते हैं, यहाँ तो लोग सचिन पायलट और ज्योतिराज सिंधिया को भी युवा नेता कहते हैं। युवा का मतलब यंग ही है, यूथ। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री 75 साल के, उस जगह तक पहुंचने में अगर आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि लंबा समय लग जाता है किसी व्यक्ति को विधायक बनने में, सांसद बनने में, नेता बनने में। तो लोग ये कहते हैं बहुत कि नेतृत्व की क्षमता प्रधानमंत्री जी में बहुत है। अगर प्रधानमंत्री जी में नेतृत्व की क्षमता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश के कितने एमपी आपको लगता है कि देश हित की बात कर रहे हैं या देश हित में वो आवाज़ उठा रहे हैं? और सिर्फ मैं रूलिंग पार्टी का ही पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप मुझे 5 ऐसे एमपीओं के नाम बताइए जो अपने क्षेत्र में, जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर उनको मान लेता हूँ एक नितिन गडकरी जी, इसके अलावा आप मुझे बताइए। इसका जवाब उनकी तरफ से ये हो सकता है ना कि वो हर 5 साल में जाते हैं जनता के पास, और जनता फिर उन्हें चुन के भेज रही है। अगर वो नहीं कर रहे होते इस तरीके से तो क्यों भेज रही है?
मतलब आप ये कह रहे हो कि वो ठीक नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते। आप देखिए पहली बार में जितनी सीटें मिली, दोबारा में जितनी सीटें मिली, तिबारा में जितनी सीटें मिली, तो जनता तो उसी भरोसे की हम भी बात करते हैं। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि हम सत्ता हटाने आए, हम तो सत्ता जगाने आए हैं। हम तो खुद कह रहे हैं जो भरोसा हमने आपको दिया, जो पूर्ण बहुमत हमने आपको दिया, और आपने कहा भी कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, आपने किसी चीज़ पे काम नहीं किया। बट हो क्या रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में देश बहुत पीछे चला जा रहा है। बार बार मौका देने में ये देश बहुत पीछे चला जा रहा है। आज जनता भी परेशान है कि कोई विकल्प तैयार नहीं हो पा रहा। सरकार ये भी तो कर रही है ना कि कोई विकल्प भी तैयार नहीं होने दे रही है। आज के दौर में विकल्प तैयार करना भी बहुत मुश्किल है। विकल्प राजनीति में भी कैसे आएंगे? यूनिवर्सिटियों के चुनाव भी पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपको मालूम ही होगा। इन सब चीजों पे लगभग बंद ही है, लगभग बंद फिर हो वही गए। वही तो नए नेता हम लोग निकल के अभी कैसे वही आएंगे? उसी पिच पे आ गए ना हम लोग की जो है तैयार होने में, प्रोसेस में समय लग जाता है थोड़ा सा। वही तो इसी वहाँ चीज तक को हम पहुँचने लोग में। तानाशाही नाम दे रहे हैं कि भाई तानाशाही शायद देश में अच्छा। चल रही है, सबको बोलने का हक नहीं है। अब आपको बोलने का ही हक नहीं है तो आप कैसे तय करेंगे कौन अच्छा है या कौन नहीं? क्या इस भारत देश में अकेले एक प्रधानमंत्री जी ऐसे नेता हुए जिनकी नेतृत्व क्षमता सबसे अच्छी है, या जो सब कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है? तो उनके ना रहने के बाद भी तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो फिर क्या अचानक ऐसा होगा कि जिस तरीके से आज हम मुख्यमंत्री को, यही बातें कभी नेहरू के लिए कही जाती थी, कभी इंदिरा के लिए कही जाती थी, लेकिन उनके बाद भी चीजें हुई, चलती रही। नहीं, लोग तो आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब मुझे दुख है कि 240 एमपी भी अगर आज सरकार चला रहे हैं तो उसमें 40 भी ऐसे नहीं है जिनकी जवाबदेही है और जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए, रेल मंत्री की बात कर लीजिए, रेलवे लगातार ट्रैक से उतर रही है, रेलवे में वैकेंसी ठीक टाइम पे नहीं भरी जा रही है, तो क्या जवाबदेही है उनकी? कि बस सिर्फ 2 रील उन्होंने रेल में बैठ के बना दी और उसकी पहली लाइन ये शुरुआत कर दी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस रेल का उद्घाटन कर दिया गया है, ये बहुत अच्छे से दौड़ रही है। ये रेल चलाना नहीं है ना। वो जवाब देते हैं कि यूपीए की सरकार में जितनी शिक्षा वैकेंसी आई थी मंत्री हमने ने, उससे ज्यादा किया। आप मुझे बताइए, शिक्षा मंत्री ने कब लास्ट टाइम शिक्षा पे बात की थी? कब उन्होंने कहा था कि देश की एजुकेशन पॉलिसी को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमने बाहर से भी लोग बुलाए हैं, हमने इतने सारा रिसर्च और डेवलपमेंट किया है, और अब देखिए आप हमारा आगे आने वाला देश का भविष्य कैसा होगा, हम क्या स्किल ट्रेनिंग जिसकी ये बात कर रहे हैं आज कब दे रहे हैं? हम ग्रेजुएशन होने के बाद, 12th पास करने के बाद, जो शिक्षा का कंपलसरी अंग होना चाहिए था। आज देखना आप आगे आने वाले वक्त में दुनिया कहाँ निकल जाएगी और हम कितना पीछे रह जाएंगे। हमें तो अपना भविष्य तक नहीं देख रही है सरकार कि आगे आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में आज एआई आ गया है तो किस तरीके से उसको अपडेट होना है। इन सब चीज़ों पे आप बताइए, अगर संसद में बात हो रही है, संसद के बाहर बात हो रही है, मन की बात में बात हो रही है, ट्वीट में बात हो रही है, देश के मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? ट्वीट में हैप्पी बर्थडे हो रहा है, सिवाय इसके और क्या हो रहा है? मैं देख रहा था शिक्षा मंत्री का ट्विटर अकाउंट कि उन्होंने लास्ट टाइम शिक्षा पे कब बात की थी। तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षा मंत्री की? यही तो नेतृत्व था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और अब वो ऐसे लीड कर रहे हैं देश को कि शिक्षा मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, सड़क मंत्री सड़क के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, रेल मंत्री रेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। बॉलीवुड वालों से भी आपको बहुत दिक्कतें हैं, जैसे वायरल होता है रील आपका कि कहते हैं कि ये सवाल सोनू निगम वाला क्यों पूछा गया, ये डीजे वाले बाबू वाला क्यों पूछा गया। हाँ, नहीं, मुझे ये था कि एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल पूछा था कि डीजे वाले बाबू गाना किस रैपर ने गाया। मतलब एक बच्चा अब क्या ये रैपरों के नाम याद करेगा? फिर आप कहोगे कि वो तूने रफ़ी को दिल, क्या है वो गाना एक चल रहा है, वो यहाँ पे वो ऐसे पत्थर चलाई छुरियां, चलाई छुरियां। फिर आप पूछोगे कि कितनी छुरियां दिल पे चली, उसके बाद कितने कट दिल में लगे, वो बंदा कौन था, उसका नाम क्या था, उस नायक का नाम क्या था, उस नायक से पहले और ऐसी कितनी हस्तियां हैं जो वायरल हुई थी, रानू मंडल का पूरा नाम क्या था? ये सब सवाल पूछ रहे हो आप। ये आपके सवाल पूछने का स्तर रह गया और आप इससे किसी बच्चे का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन माप रहे हो जो आगे आने वाले वक्त में देश को सेवा देगा। मैं आप पे भी आऊँगा। एक सवाल है मेरा, आलोचना होती है आप लोगों की इस बात के लिए कि ये आरोप लगता है कि प्रोटेस्ट स्पॉन्सर करते हैं कोचिंग वाले लोग। नहीं, बच्चों के लिए कोई भी प्रोटेस्ट करना, आप मुझे बताइए, उनको एक तो सामूहिक करना बहुत मुश्किल है। वो कैसे? कोई बच्चों का इनका नेता नहीं है। आपने सुना है कोई बेरोजगार नेता? कोई नेता बेरोजगार नेता जैसा तो कुछ है नहीं कि भाई एक बच्चों का नेता हो जाएगा तो रोजगार हो गया उसके पास। हाँ, नेता हो गया तो रोजगार हो गया उसके पास, बेरोजगार कैसे रहा? तो हम लोग क्या है कि इनसे जुड़े हुए हैं, इनको कलेक्ट करने का काम करते हैं कि भाई आप लोग एकजुट हो जाइए। बच्चों के पास आज फॉर्म भरने के पैसे नहीं है। अब आप कहें कि ये किसी प्रोटेस्ट को चला सकते हैं, वो भी बड़ा इम्पॉसिबल है। आप बताइए कि आज अगर कोई बच्चे परमिशन लेके रामलीला मैदान जंतर मंतर पे बैठ भी जाएं, उनकी व्यवस्था कौन करेगा?
बड़ा मुश्किल है उनके लिए। ये अगर कोई टीचर आके सपोर्ट कर दे तो आप कहेंगे कि वो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, सुनना मेरी बात। और अगर कोई नेता आके करे तो ये विपक्षी पार्टी का प्रोपेगेंडा है। बिना स्पॉन्सर्ड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस देश में क्या हो रहा है? क्या बीजेपी पार्टी विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप आज यहाँ पहुँच गई? उसको स्पॉन्सर करने वाली कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने पार्टी को फंड दिया है? एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड। आज आप यहाँ बैठे हैं, आपका चैनल बिना स्पॉन्सरशिप के नहीं चल रहा है। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। आज कोई भी सेलिब्रिटी बिना स्पॉन्सरशिप के नहीं चल रहा है। आज कोई भी पॉडकास्ट कर रहा है वो विदाउट स्पॉन्सरशिप के नहीं चल रहा है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट स्पॉन्सरशिप। बिना स्पॉन्सरशिप के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें शिक्षक कोई किसी भी प्रकार से मदद कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड है। कैसे? आज तो नहीं, हम ये भी कहते हैं कि बच्चा भूखा बैठ जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि आज इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता। आपने कोरोना में देखा होगा कि कितना लोगों की जान गई, कितनों की नहीं गई। पहले आमरण अनशन बड़ी बात हुआ करती थी, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर एक जिले में कुछ हो जाता है तो डीएम पे एफआईआर हो जाएगी, बंदा कैसे निकल गया जिंदगी से। आज नहीं है। मैं भी आमरण अनशन पे बैठ सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। सरकार तो चाहती है ही कि मैं ना रहूं। नहीं, स्पॉन्सर्ड होने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिर ये आरोप क्यों है? नहीं, आरोप कहाँ है? ये आलोचना इस बात के लिए होती है कि आप ये दिखाना होता है कि देखो बच्चों के कि हम तुम्हारे ज्यादा करीब हैं, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम लड़ो जी। ठीक है। जैसे कई सारे हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुआ, चाहे बीपीएससी वाला आप देख लीजिए, ठीक है, उसमें कुछ टीचर्स पर एफआईआर वगैरह भी हुई। और तमाम मतलब हम देखते हैं आंदोलनों में तो ये भीड़ आ रही है तो कोचिंग वाले कहते हैं कि आप वहाँ पर जाओ प्रोटेस्ट करो, या टीचर्स भी कहते हैं प्रोटेस्ट करो। ये अगर ये गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है तो फिर इससे क्यों मतलब घबराना है? किसको घबराना है? बच्चों को या शिक्षकों को? नहीं, शिक्षकों को। मतलब वो बचना चाहते हैं दिखने से सामने से कि हम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अभी लगातार जो 2 किए हैं 3 महीने पहले और अभी, उसमें हम शिक्षकों को ही लेके गए। आज डर क्या हो गया है कि अगर आप बच्चों के साथ जाते हो, बच्चे उग्र हो जाते हैं, और उग्र नहीं भी होते हैं तो क्या होता है, 2-4 लोग ऐसे आपके प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन है वो। और वो प्रोटेस्ट के बीच में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर छापा उपा मारने लगते हैं, उस तरह की चीजें भी शुरू हो जाती हैं। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप गलत हैं तो पकड़ सकते हैं। सरकार, देखिए, सरकार तो गलत लोगों को पकड़ने के लिए है। अब तक उसको आप पता नहीं चल रहा था, अब आप हाईलाइट हो गए तो वो कोशिश करती है आपके अंदर गलतियां ढूंढने की। कर ही रही है वो। सिर्फ टीचरों में ही नहीं कर रही, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ टीचरों में ही, वो विपक्ष की पार्टी के नेताओं में भी हो रही है। अभी मैं किसी एक नेता का नाम भूल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के हैं, कि उनको पहले भ्रष्टाचार के आरोप में काफ़ी दिनों तक जेल में रखा गया और अभी उनको सत्येंद्र जैन है, लेकिन वो जिस मामले में उनको बरी किया गया वो दूसरा मामला है। अच्छा। जो जिस मामले में वो जेल में थे वो अलग मामला था, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। ये भर्तियों से जुड़ा एक मामला था जिसमें वो छूटे। बताइए, सोचिए आज सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि उनको बरी कर दिया गया है। हाँ, मतलब बरी हुए हैं, ये भी एक फैक्ट है, और वो जेल में रहे थे, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बताओ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आज सोशल मीडिया के दौर में शायद रूलिंग पार्टी नहीं, विपक्ष पार्टियां भी पूरा इसका फायदा ले रही हैं। ठीक है। एक सवाल ये है मेरा कि मैथ्स का टीचर इतना चिल कैसे हो सकता है? हम लोगों ने जो मैथ का टीचर देखा है, मतलब वो एकदम भय का माहौल होता था। भय का माहौल होता था ना, ये पकड़ के उठा दिया करता था। बहुत मार खाए सर, सही बता रहे। मतलब कैसे जो आपके रील इतनी वायरल होती है, हम देखते हैं, अच्छे मतलब मजेदार। हाँ, मजा आता है रील देखने में, मजा आता है। मुझे कोई एसएससी का एग्जाम नहीं देना है, लेकिन मुझे मजा आता है देखने में। अच्छा, मतलब कैसे ये नहीं, ऑनलाइन मेरा तो शुरू से ऐसा है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो हंसी मजाक के बीच में ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन, देखिए, ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बच्चा सामने होता था, मजबूरी में पढ़ता था। अब उसको ऑनलाइन पढ़ाना है तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्लास का रखना पड़ेगा ताकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे। तो उस तरीके से, और भगवान ने सबको अपना अपना नेचर दिया है, तो वो उस तरीके का है कि हंसते मुस्कुराते हुए नेताओं को फोन लगा देते हैं। हाँ, भले उठाए कोई नहीं है। ठीक है। ये मैथ में आपका इंटरेस्ट कैसे है? कब शुरू किया आपने? मैंने शुरू से, बचपन से, पहली क्लास से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था कि हमेशा मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके आने, 100% स्कोर करना है। कुछ चीज़ें भगवान देकर भेजता है, उसमें से एक गणित था जो हमें मिला। पढ़ाना है, पढ़ाना ही है, मतलब ये कब? ऐसा कुछ भी नहीं था, पढ़ाना ही है। वो ये सही वक्त पे ज्वाइनिंग नहीं आई थी, सही वक्त पे सही नौकरी हाथ में नहीं लगी थी, सही वक्त पे सही जगह नौकरी नहीं मिली थी। तो सोचा कि कैसे जीवन चलेगा, तो चलो पढ़ाते हैं, साथ साथ तैयारी करेंगे। फिर पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आने लगा, बैक टू बैक नौकरी भी मिलती रही, तो टीचर बन गए।
मतलब ये भी था कि पहली नौकरी मिली, पहली तनख्वाह मिली, 5,000 का कोट खरीद लिए। अच्छा, वो तो ट्यूशन पढ़ाते थे, कॉलेज टाइम की बात है। कोट का बहुत शौक था। वो तो अब क्या है कि सब लोग ही कोट पहनने लगे तो हमने उतार दिया, बट ट्रेंड हमने शुरू किया ब्लेजर पहनने का ऑनलाइन में। कहाँ ही कितने ही लोगों के चैनल थे 2017 में जब मैं आया था, और 18 के स्टार्टिंग में हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे सिर्फ मैथ्स पढ़ा के। तो ब्लेजर पहन के ट्यूशन पढ़ाने जाते थे? हाँ, कोट रिक्शे में भी चले हैं ब्लेजर पहन के। हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। नहीं आपत्ति नहीं भाई, मुझे पहनना मेरा अब मन लगता है लेकिन खराब। अब लगता है यार कि कोट पहन के आप जो है हीरो बन रहे हैं और रिक्शे में चल रहे हैं। अब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट उस वक्त अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। बट कोट का बहुत शौक। हाँ, मतलब मुझे शौक है, अगर तुम मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए ना, मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। मुझे तैयार होकर रहना हमेशा से पसंद है। अगर मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े भी थे तो भी मैं तैयार होकर रहना, सुबह नहा धो के एकदम तैयार हो जाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, मुझे इस चीज का शौक। गाड़ियों का भी शौक है? जी जी। मतलब लाइफ को अच्छे से जीना है, एक ही जिंदगी मिली है, लोगों की भलाई में भी लगाना है, और अगर खुद कुछ भी करने का मन है तो सोचना नहीं है, कर डालना है। कभी पॉलिटिक्स में जाएंगे? कभी नहीं। मतलब इस पॉलिटिक्स में तो नहीं जो ऑलरेडी इतनी गंदी है कि मैं पता चले कि मैं वहां जाकर भी मैं भी उन्हीं विचारधाराओं का गुलाम हो गया। तो मुझे लगता है कि इस वक्त की किसी पार्टी के साथ मेरी विचारधारा मैच नहीं करती है अभी। अगर कुछ पार्टियां अपनी विचारधाराओं में सुधार करती हैं और उनकी जो तानाशाह सोच है वो खत्म होती है, या वो सच में ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टी और ऐसी निकल के आती है जो सिर्फ सच में लोगों की भलाई का काम करके दिखाती है वास्तविकता में, तो शायद हो सकता है वक्त बताएगा। बट अभी ऐसा कोई विचार एकदम नहीं। कोई दिखता है आपको ऐसा? लेकिन निकलेगा तो है ही, ये साइकिल है। एक प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, फिर एक वक्त आता है जब उन सबका सोल्यूशन निकलता है। ऐसा नहीं है 2014 में बहुत सारे घोटाले हुए, तब मोदी साहब आए और इनकी बातों पे लोगों ने यकीन किया। ठीक है, आखिर में मैं 3 कमेंट्स चाहता हूँ आपसे, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और नेताओं के लिए, जो आप उनसे कहना चाहते हो, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, जो प्रोटेस्ट को आप लोग हिस्सा लिए। पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में और भी बहुत मुश्किलें आपके बच्चों को हों, तो एक तो उन पे प्रेशर क्रिएट ना करें, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अभी से उनको आप स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, वो उनको कराइए ताकि उनके अंदर कुछ इनोवेशन बन सके। तो अभी से आप कोशिश करिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो एकदम मत सोचिए कि मेरा बेटा बड़े होके कोई सरकारी नौकरी करेगा। निकाल दीजिए ख्याल मन से, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियों के हालात को। और अगर आपका बच्चा भी उसी स्टेज पे है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो अब अगर वो इस तैयारी में आ गया है, तो हम लोग भी लगे हुए हैं सिस्टम को सुधारने के लिए। तो आप सबसे गुजारिश होगी कि उसको आप भी साथ दें। उसको ये कह के जलील ना करें कि आपको 2 साल तैयारी करते हुए 3 साल तैयारी करते होगे। बच्चों को भी ये कहूँगा कि इन सब के बावजूद भी 20-30% जेन्युइन लोगों को हर साल नौकरी मिल रही है। आप भी ये कोशिश करें कि उस 20-30% में आपको आना है, उतनी मेहनत करें और हिम्मत ना हारें। देखिए, वक्त सबका बदलता है। हम भी उन्हीं गलियों से गुजर के आए हैं जिन गलियों से आज आप गुजर रहे हैं, जहाँ एक दही का पैकेट लेने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो ये सबके जीवन का वक्त आता है, एक वक्त सबको मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छा या सक्सेसफुल इंसान वही है जो हर कमियों के बीच से गुजरते हुए, कम रिसोर्सेज से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप सब भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं, आप लोगों ने भी बहुत धक्के खाए हैं, आप लोगों को भी जेलें हुई हैं, FIR हुई हैं। तो आप अपने जीवन को भी याद रखते हुए बाकी सारे लोगों के साथ भी उसी तरीके से व्यवहार करें कि कभी आप भी विपक्ष में थे या आप कभी विपक्ष में होंगे। अगर ये ख्याल आपके दिमाग में रहेगा तो शायद आप देश के लिए अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है और ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। सबका है ये देश, तो सबके हितों का, सबके विकास का ख्याल रखा जाए। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने अभिनय सर को सुना, SSC के प्रोटेस्ट के बारे में और बहुत सारी तमाम चीज़ों पर, देश दुनिया के मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए खबरगांव के साथ।